अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का जो ताल्लुक़ है, ये पहले वाली वीडियो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के रिलेटेड थी उसके साथ है। उसमें हमने ये देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने उसे क्लासिफाई किया था 3 हाफ में: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ में इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ जो इन्वॉल्व हो सकते हैं उन पे बात करूँगा। माइंड में रखिएगा या आप रिकॉल कर सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ बनाने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट, सेल से लेकर नेट इनकम और इसी तरह बैलेंस शीट में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ इनको यूज़ करना होगा, क्योंकि बिज़नेस के ऑपरेशंस में बेसिकली यही कंपोनेंट या अकाउंट्स या वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम वन बाय वन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ में जो इन और आउटफ्लोज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं उन पे बात करते हैं। इन कंपोनेंट पे बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात माइंड में रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये एक्रूवल बेस पर प्रिपेयर हुई होती है, जिसकी मीनिंग ये है कि इसमें कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश दोनों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इट मीन्स हमें इनकम स्टेटमेंट के हर अकाउंट से ये चेक करना होगा कि उसमें से कितना कैश हमें रिसीव हुआ है और कितना कैश अभी स्टिल रिसीवेबल है। इसी तरह कितना कैश जो है वो पे हो चुका है और कितना कैश जो है वो स्टिल पेएबल है। अब ये जो मैंने बात की है कि स्टिल पेएबल है या स्टिल रिसीवेबल है या कितना रिसीव हो चुका है या कितना पे हो चुका है, ये कंपोनेंट मेजर हो सकता है, चेक हो सकता है इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स को बैलेंस शीट में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के अकाउंट के साथ कंपेयर करके। तो इसी बात को मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें ये बात की थी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्रिपेयर करने के लिए इनकम स्टेटमेंट, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ इन पे बेस करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। आपको वाइट बोर्ड पर लेफ़्ट साइड पे नंबर 1 पे सेल्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह नंबर 2 पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो CGS के नेम से यहाँ मेंशन हो रही हैं। नंबर 3 पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। 4 पर डिविडेंड इनकम है और 5 पे इंटरेस्ट इनकम और नंबर 6 पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं और नंबर 7 पे टैक्स एक्सपेंसेस हैं। ये जो आपके सामने अकाउंट 1 से लेकर 7 तक लिखे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, उसमें जो मेन एक्टिविटीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं यही वाली हैं कि हम उसमें इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके इनकम या लॉस को चेक करते हैं। तो अब ये जो आपके पास 1 से लेकर 7 तक अकाउंट्स हैं, यही वो मेन अकाउंट है जिनमें ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज हो सकते हैं या ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो हो सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इनकम स्टेटमेंट में सेल से लेकर टैक्स एक्सपेंस तक इनकम स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए इनको सीक्वेंशली अरेंज किया है। मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं, अगर आप इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, जो हम यूज़ करते रहे हैं वो कुछ इस तरह से था: सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा क्योंकि वो एक बैलेंसिंग फिगर है, एडजस्टिंग वैल्यू है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आंसर आपके पास आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिखा क्योंकि वो एक बैलेंसिंग वैल्यू है। अब अगर नेक्स्ट देखिए तो डिविडेंड इनकम है, इसी तरह इंटरेस्ट इनकम है और इन दोनों को कंसिडर करके हमारे पास जो आंसर मिलता था वो था EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इस EBIT से हम फर्दर सब्ट्रैक्ट करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखा नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करके आंसर आता था EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। अब अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस भी एक बैलेंसिंग अमाउंट थी, उसे भी मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो तो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कैलकुलेशन के बाद हमें बैलेंस्ड वैल्यू मिलती है। इसी तरह 7 नंबर पे जो है हमारा जो मेन वेरिएबल कंसिडर होता है वो है टैक्स एक्सपेंस। तो यहाँ पर 7 नंबर पे टैक्स है तो टैक्स एक्सपेंसेस। अब ज़रा देखिए हमने इनकम स्टेटमेंट में टॉप पे देखा सेल,
अब सेल से जो बिज़नेस को देखा जाए तो कैश के रिसीव होने के चांस होते हैं कि जब भी कस्टमर को मैं सेल करूंगा तो मुझे कैश रिसीव हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो फाइंड किया जा सकता है नंबर 1 पे सेल के साथ जो एसोसिएटेड है वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो मैं चेक कर सकता हूँ जो कैश की इन्वॉल्वमेंट वो है कैश पेड फॉर परचेजेस। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इससे जो आउटफ्लो चेक किया जा सकता है ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो वो है कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन साथ देखिए ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है WO नॉन कैश एक्सपेंसेस, इट मीन्स विदाउट नॉन कैश एक्सपेंसेस। 4th नंबर पे हमारे पास है डिविडेंड इनकम, ये भी इनकम स्टेटमेंट से पिक किया हमने उसी तरह सीक्वेंस में चलते हुए। तो यहाँ से जो हम कैश फ्लो चेक कर सकते हैं वो कैश रिसीट फ्रॉम डिविडेंड इनकम। नंबर 5th पर हमारे पास है इंटरेस्ट इनकम, यहाँ से ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो चेक हो सकता है वो है कैश रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। इसी तरह नंबर 6 पर हमारे पास है कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। नंबर 7 पर जो लास्ट एक्सपेंस हमारे पास रिपोर्ट होता है वो है टैक्स एक्सपेंस, इससे चेक हुआ कैश पेड फॉर टैक्स एक्सपेंसेस। प्लीज़ इस वीडियो में जस्ट मैंने ये बताना था कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हमें कौन कौन से इनफ्लोज या आउटफ्लोज फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह ताला इन कैश फ्लोज को फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, अब कितना इसमें कैश एक्चुअल रिसीव हुआ है या इसको कैलकुलेट करना हो, इसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। इसी तरह कैश पेड फॉर परचेजेस है, यानी कि नंबर 1 से लेकर 7 तक के जितने भी इन और आउटफ्लोज हैं इनकी कैलकुलेशन कैसे होनी है, इनको फाइंड आउट कैसे किया जाए, इन पे बात की जाएगी आपसे। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।